Hello friends, welcome to CC Gurukul lecture. Dear friends, as you know that we are talking in our series on Pratibha Samvardhan, a special series on career counseling, and here today we are talking on scholarships in US. We have discussed about various universities and the scholarships provided by them. And dear friends, if you have any questions related to today's session, do call us through our toll-free number. Our number is 1-800-110-430. Our number is 1-800-110-430. Dear friends, you have this golden opportunity to ask questions from Dr. Rishi Mishra, who himself is a renowned personality, a career counselor, as well as a psychologist who knows your psychology, what you want, how important it is for you to have a beautiful career. He is there for you to give answers to your questions pertaining to today's topic, that is scholarships in United States, that is the universities in United States. So let's welcome our guest, Dr. Rishi Mishra, once again. Hello sir, welcome to the lecture. So we were discussing about the various universities as well as those scholarships which are there for the students who are going from India to USA for study. Now this scholarship becomes very important because one has to bear the expenses also, as well as it is a matter of great pride also when we get a scholarship in a particular university. So what are the other universities where one can go and have a golden opportunity to avail those scholarships? Right. So when we talk about universities and scholarship, then one thing is good universities are having Indian based scholarship, like Tata scholarship is with Cornell University, and again you have Boston University which is having its own scholarship basis. So अगर हम देखेंगे तो 3 डिफरेंट कैटेगरी हैं. नीड बेस के लिए हो गई, और उसके बाद मेरिट के लिए हो गई, और तीसरा हो गया आपकी कुछ स्पेशल एबिलिटी या एक्सेप्शनल एकेडमिक अचीवमेंट के बेसिस पे हो गई. सो बॉस्टन यूनिवर्सिटी के अंदर आपकी आ रही है स्पेशल एकेडमिक परफॉर्मेंस इन ओवरऑल परफॉर्मेंस के बेसिस पे. उसके बाद आयोवा स्टेट यूनिवर्सिटी है, उसके अंदर मेरिट स्कॉलरशिप दी जा रही है आपको. खास बात आयोवा स्टेट यूनिवर्सिटी की ये है कि आपके एकेडमिक स्कोर्स, यानी कि आपके थ्रू आउट आपकी एकेडमिक परफॉर्मेंस में कंसिस्टेंसी क्या रही है, एंड आर दे लाइक इन टॉप 5 एंड टॉप 10 रैंकिंग as according to the boards, according to the universities. and उसके अलावा आपका SAT और ACT या फिर ACT दिया हो या आपने SAT दिया हो, उसके अंदर जो स्कोर रहा, सो क्यूमुलेटिव स्कोर हाई स्कूल के अंदर जो आपकी परफॉर्मेंस रही प्लस आपके SAT के अंदर परफॉर्मेंस रही, अगर इट इज़ वेरी गुड ऑन द कॉम्पिटिटिव लेवल, देन योर अवार्ड रेंजेस फ्रॉम $10,000 to $15,000 एंड इट इज़ रिन्यूएबल बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंस. आपकी परफॉर्मेंस अगर सेकेंड सेमेस्टर में अच्छी रहती है, थर्ड सेमेस्टर में अच्छी रहती है, तो कॉन्सिक्यूटिवली ऑल दी 8 सेमेस्टर्स आर कवर्ड अंडर दिस स्कॉलरशिप इटसेल्फ. बट अगेन जैसे कि आपकी पहले स्कूल में कंसिस्टेंसी रही, जैसे आपके बाकी स्कोर में कंसिस्टेंसी रही, सो देयर क्राइटेरिया है कि आगे भी आपकी कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए बरकरार. और फिर उसके बाद एमिनेंस फेलोशिप प्रोग्राम है ओहायो की, जिसके अंदर आपको मिलता है बेस्ड ऑन योर ग्लोबल कॉम्पिटेंसी, बेस्ड ऑन योर कैरेक्टर, बेस्ड ऑन योर एकेडमिक पोटेंशियल. और एक और इम्पॉर्टेंट वैल्यू, वो है वैल्यू ऑफ एल्ट्रुइज्म. अगर आपकी ये एल्ट्रुइज्म की वैल्यू मीन्स लव टुवर्ड्स द सोसाइटी, कि अगर आपकी वैल्यू किसी आपकी एक्टिविटी से डिपिक्ट होती है. सो बेसिक थिंग इज दैट आपकी बहुत सारी क्वालिटीज़ होंगी, बहुत सारी एरियाज में काम कर रहे होंगे, बट हाउ वेल यू शोकेस, किस तरह से आप प्रस्तुत करते हैं अपनी इन प्रतिभाओं को, वो एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इन सब यूनिवर्सिटीज़ के लिए. सो सारी यूनिवर्सिटीज़ के लिए यू हैव टू गो टू द यूनिवर्सिटीज़ वेबसाइट. आपको उस वेबसाइट में जाना है, आपको वहाँ का रिक्वायरमेंट देखना है, क्राइटेरिया देखना है. सो ऑलमोस्ट ऑल गुड यूनिवर्सिटीज़ आर ऑफरिंग एक्सेप्ट ट्रू यूनिवर्सिटीज़. एक और ख़ास तौर की टाइप की स्कॉलरशिप है जो कि अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ का कंसोर्शियम देता है, मतलब सारी यूनिवर्सिटीज़ से मिला के अपना एक अवार्ड सिस्टम रखा है. एंड इट इज़ अ जनरस अमाउंट ऑफ स्कॉलरशिप. अच्छी आपको स्कॉलरशिप मिलती है, जिसके अंदर एकेडमिक क्वालिफिकेशन बेस में होता है. एंड जो अमेरिकन यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप है वो फर्स्ट ईयर अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को मिलती है. एंड उसके अलावा हम देखते हैं कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपको नीड बेस्ड स्कॉलरशिप नहीं मिलती है, देती हैं. तो आपको ये ध्यान रखना है कि
रैंडमली नहीं आपको फोकस करना है कि मैं हर जगह नीड बेस्ड स्कॉलरशिप पे अप्लाई करूंगा या मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप पे अप्लाई करूंगा। मैं आपको पर्टिकुलर यूनिवर्सिटीज़ के क्राइटेरिया देख के फिर आपको वहाँ पर अप्लाई करना है, और आपको $6,000 से $25,000 तक की आपको पर एकेडमिक ईयर स्कॉलरशिप मिलती है। अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़, कंसोर्शियम यूनिवर्सिटीज़ की स्कॉलरशिप आप लें। उसके अलावा एमहर्स्ट कॉलेज है जिसके अंदर स्कॉलरशिप आती है नीड बेस्ड। जैसे मैंने आपको बताया, हर कॉलेज का हमारे को डिस्टिंक्शन क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा, कहाँ नीड बेस मिल रही है, कहाँ मेरिट बेस मिल रही है, कहाँ स्पेशल क्राइटेरिया बेस मिल रही है। जैसे कि एमर्स कॉलेज की हम बात करते हैं, सो आपको फाइनेंशियल नीड के बेसिस पे स्कॉलरशिप देते हैं। सो दे आर वेरी जेनरस यूनिवर्सिटीज, बट दे आर ऑल्सो लुकिंग फॉर अ राइट कैंडिडेट। एंड समटाइम्स जो एमर्स कॉलेज की जो हमारे को स्कॉलरशिप मिलती है, इसको हम कहते हैं स्पेशल एड पैकेज, बिकॉज ये आपको स्कॉलरशिप के अलावा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी का भी आपको एक तरह की गारंटी देती है। थर्ड होता है कि आपको ये जो यूनिवर्सिटी है ये ट्यूशन फीस, अकोमोडेशन, इन सब एरियाज में कवर करती है। सो आपको स्कॉलरशिप भी मिल रहे हैं, ग्रांट भी मिल रहे हैं, और उसके बाद थर्ड ये आपको 3 साल का PR भी दे रहे हैं। सो यू हैव टू सेलेक्ट द यूनिवर्सिटीज which are offering you all these facilities and availabilities, and college to college vary कर सकता है। तो हम ये नहीं कह सकते कि उस कॉलेज में होगा ही या उस कॉलेज में आपको मिलेगा ही। इट्स बेस्ड ऑन योर रिसर्च। देखिए, बाहर की सारी यूनिवर्सिटीज दे वांट स्टूडेंट्स हु हैव अ गुड रिसर्च बेस, और सबसे पहले रिसर्च बेस का एग्जांपल यहीं से मिलता है कि आप जिस यूनिवर्सिटीज के अंदर जा रहे हैं उस यूनिवर्सिटी के बारे में आप कितना जानते हैं, उस यूनिवर्सिटी ने क्या क्या ऑप्शन दिए हुए हैं आप कितना जानते हैं, कितने एंथुजियास्टिक आप हैं, कितने इच्छुक आप हैं उस यूनिवर्सिटी में जाने के लिए। तब आपको वो यूनिवर्सिटी तभी समझ पाएगी जब आपने उसकी वेबसाइट या उसकी फैकल्टी का डिटेल या उसके कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं वो उस स्टूडेंट ने अच्छी तरह से देखे हों। एंड इट बेनिफिट्स बोथ द स्टूडेंट एज वेल एज द यूनिवर्सिटी। तो स्टूडेंट को भी पता होता है कि ये यूनिवर्सिटी में जा रहा हूँ मैं, उसके अंदर इंटरनेशनल स्टूडेंट बेस इतना है, और यूनिवर्सिटी को भी पता होता है कि स्टूडेंट जो आ रहे हैं हमारे यहाँ उनको कितनी नॉलेज है हमारी यूनिवर्सिटीज़ के बारे में। जी, यस सर। सर, नाउ द क्वेश्चन हियर इज, जैसे कि आपने इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी वाले स्टूडेंट्स के बारे में बात की, और अगर वो अप्लाई करते हैं तो उनके लिए भी वहाँ पे स्कॉलरशिप्स हैं, तो क्या जब मैं किसी स्कॉलरशिप को अवेल कर रही हूँ या एडमिशन ले रही हूँ उस वक्त मेरे लिए डॉक्यूमेंटेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है? क्योंकि देयर आर क्राइटेरिया, जो हम बोल रहे हैं कि हम इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को कैटर कर रहे हैं, तो कैसे डॉक्यूमेंटेशन किया जाता है उसका? देखिए, दे हैव डिफरेंट क्राइटेरिया। लाइक इंडियन यूनिवर्सिटीज़ में भी जो है जो डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर होते हैं, अगर आपको EWS बेस्ड स्कॉलरशिप मिलती है इवन आफ्टर क्लियरिंग योर नीट एग्जामिनेशन और IIT JEE एग्जामिनेशन, तो उसके अंदर भी जो डॉक्यूमेंटेशन है बाहर की यूनिवर्सिटीज़ के लिए भी सिमिलर डॉक्यूमेंटेशन होते हैं। उसके लिए क्या होगा, आपकी पेरेंट्स की एनुअल इनकम की रिपोर्ट ऑथराइज बाय द SDM, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट of that particular district area from which you belong. So आप जहाँ से आ रहे हैं वहाँ पर गवर्नमेंट सर्टिफिकेशन या अथॉरिटी जो है उनके द्वारा एक लेटर जो कि ये बताएं कि यू कम अंडर दिस ब्रैकेट ऑफ इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। सो दैट इज द वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया। अपार्ट फ्रॉम दैट जो गारंटर्स होंगे या फिर आपके जो एक दो लोग होंगे विल बी एबल टू लाइक गिव अ स्टेटमेंट दैट आई नो दिस पर्सन वेरी वेल, and then so they also authorize that this is the position you are in. डेफिनेटली। सो अपॉर्चुनिटीज फॉर एवरीवन, अब वो हम पर खुद पर निर्भर करता है कि हम उस अपॉर्चुनिटी को अवेल करने के लिए कितने सक्षम हैं या अपने आप को कितनी अच्छी तरीके से हम बिल्ड करते हैं जिससे कि हमें वो अपॉर्चुनिटी मिल जाए। नाउ सर, वन ऑफ अनदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस एज वी हैव बीन डिस्कसिंग मोर ऑन प्रोफाइल बिल्डिंग, दैट प्रोफाइल बिल्डिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब प्रोफाइल बिल्डिंग से पहले का जो क्राइटेरिया है कि मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, मैंने क्या किया है, क्योंकि प्रोफाइल बिल्ड मैं तभी कर पाऊंगा, कर पाऊंगी जब मैंने अपने आप पर बहुत ज्यादा काम किया है। बिकॉज ऐसा कहा जाता है कि रोम इज नॉट बिल्ट इन अ डे, कि एक दिन मैंने सोचा कि मुझे फॉरेन यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करना है और मुझे प्रोफाइल बिल्ड करना है। उससे पहले मुझे बहुत सारा काम करना है, क्योंकि जब मैं वो काम कर पाऊंगी खुद पर तभी मैं अपना प्रोफाइल बिल्ड कर पाऊंगी। सो सिंस व्हेन वन शुड स्टार्ट थिंकिंग अबाउट कि मुझे एक दिन प्रोफाइल बिल्डिंग करनी है, तो मुझे तैयारियां करनी है, किन किन ग्राउंड्स पर करनी है और किस समय से करनी है, वो भी प्लीज बताइए। जी, सो अगर हम प्रोफाइल के बारे में बात करें, सो मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज जितनी भी हैं उनको कंसिस्टेंसी चाहिए, इसीलिए दे आर लुकिंग एट योर 9th 10th 11th एंड 12th स्कोर्स।
सो ऐसा नहीं है कि जो हम क्राइटेरिया लेके चलते हैं कि जैसे 10th और 12th में बोर्ड्स में मेरे नंबर अच्छे होने चाहिए, क्योंकि उसी की मार्कशीट मैं सब जगह लगाऊंगा, जो कि इंडियन यूनिवर्सिटीज़ का क्राइटेरिया है कि आपकी 10th और 12th की मार्कशीट कंसिडर की जाती है। यहाँ आपको क्या करना है, सिंस योर क्लास 8th इटसेल्फ, 8th क्लास से, 8वीं क्लास से मैं कहूँगा आपको इस प्रोफाइल बिल्डिंग पे फोकस करना चाहिए। क्योंकि सडनली मैं 9th क्लास में आता हूँ, जब हमारा करियर डिसीजन होता है तो हमने देखा है कि इसको जितना हम जल्दी डिसाइड कर लें, सपोज नाउ अब सिस्टम ये हो गया कि मैं ये नहीं कह सकता मुझे इंजीनियरिंग में जाना है या मुझे मेडिकल में जाना है। आज के टाइम में अगर मुझे करियर के बारे में बात करनी है तो मुझे ये डिफाइन करना है, इंजीनियरिंग में कंप्यूटर साइंस में जाना है, कंप्यूटर साइंस में मुझे क्लाउड कंप्यूटिंग में जाना है, या मशीन लर्निंग में जाना है, या बोथ क्लाउड कंप्यूटिंग एंड मशीन लर्निंग का ऑप्शन में रखूंगा। सो इस टाइप की जिसे हम कहते हैं नीश एरिया। नीश यानी कि आपका पर्टिकुलर एरिया कौन सा है, फिक्स्ड एरिया कौन सा है, डिफाइंड एरिया कौन सा है। सो माइक्रो नीश करना पड़ेगा हमारे को। और अगर मेरे को करना है कंप्यूटर साइंस में, मेरे को मशीन लर्निंग में जाना है, या रोबोटिक्स में जाना है, या फिर क्लाउड कंप्यूटिंग में जाना है, सो मेरे को अपना प्रोफाइल सिर्फ उसी में बनाना नहीं है, बिकॉज आई डोंट वांट टू शो टू दी यूनिवर्सिटीज और टू द अपकमिंग कंट्रीज कि आई एम एन इडियट सेवंट। इडियट सेवंट का मतलब क्या है कि अगर एक स्किल है तो सिर्फ एक ही स्किल कर पा रहे हैं, यानी कि अगर कोई बच्चा मैथ्स में अच्छा है तो सिर्फ मैथ्स आगे कर पा रहा है। क्योंकि अगर हम देखें जो हमारा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, जिसमें हमारे टॉप 10 वर्ल्ड के लीडर्स हैं, वो एक जगह जिनीवा में, एक जगह एक एवरी 3 ईयर्स उनका एक मीटिंग होती है, वहाँ पर वो डिफाइन करते हैं कि ये स्किल्स हैं कैंडिडेट में जो हमारे को चाहिए। क्योंकि अल्टीमेटली देखिए, पढ़ाई करके हमें अपने आप को सक्षम बनाना है, समृद्ध बनाना है। तो समृद्ध और सक्षम बनाने के लिए हम वो देखेंगे कि पढ़ाई हम क्यों कर रहे हैं। तो पढ़ाई हम सिर्फ एक डिग्री हासिल करने के लिए नहीं कर रहे हैं, हमारे को कुछ स्किल्स चाहिए। अब उन स्किल्स के अंदर टेक्निकल स्किल पहले बहुत वैल्यू रखते थे, अब वो टेक्निकल स्किल धीरे धीरे नीचे आते जा रहे हैं, क्योंकि वर्ल्ड इज नाउ फिल्ड मोर विथ टेक्निकल पीपल। सो टेक्निकल पीपल बहुत मिल रहे हैं, अलग अलग यूनिवर्सिटी से लोग इंजीनियरिंग भी करके आ रहे हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग भी करके आ रहे हैं। बट अब हमें रिक्वायरमेंट है ऐसे इंसान की जो ना कि सिर्फ टेक्निकली साउंड हो, बट इनफैक्ट लोगों के साथ भी कनेक्ट कर सकता हो, मैनेज कर सकता हो, उसको ज्ञान हो कि फाइनेंशियल टर्म्स में क्या है, मार्केटिंग टर्म्स में क्या है, सेल्स टर्म में क्या है। सो अगर इस टाइप की पर्सनालिटी अगर आगे बढ़ेगी सो डेफिनेटली सक्सेसफुल होगी। सो इन स्किल्स पे बेस करते हुए वो यूनिवर्सिटीज वो वाले कैंडिडेट देखते हैं जिनका कंसिस्टेंसी रही हो, नॉट ओनली स्कोर्स बट ऑल्सो हाउ वेल दे इंटरेक्ट विद पीपल अराउंड देम, डू दे हैव अ सोशल एजेंडा और नॉट। जैसे हमने कुछ टाइम पहले बात की अल्ट्रोइज्म, इस टाइप की वैल्यू बेस्ड है कि नहीं। सो अगर हम प्रोफाइल देखें जो स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं भारतीय यूनिवर्सिटी से, उनके अंदर क्या है, एकेडमिक स्कोर अच्छा रहा, प्लस कोई ना कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी थी, सो दैट दे कीप देमसेल्फ फिट थ्रू दिस स्पोर्ट्स एक्टिविटीज। थर्ड इज कोई ना कोई सोशल क्लब के फाउंडर्स थे, तो इनफैक्ट उन्होंने कोई एक मुद्दा उठाया सोसाइटी में एंड देन दे रियलाइज दिस वाज अ प्रॉब्लम इन सोसाइटी, उसके लिए उन्होंने काम किया। जैसे कि ये भी कह सकते हैं कुछ स्टूडेंट ने किया फाइनेंशियल लिटरेसी पे प्रोग्राम किया, उन्होंने ये दिखाया कि मैं जिस पोजीशन पे हूँ उस पोजीशन में रह के भी मैं समाज में कुछ ना कुछ असर डाल सकता हूँ। सो हम इसे कहते हैं सोशली एक्टिव, सोशली अवेयर स्टूडेंट्स। सो अगर किसी यूनिवर्सिटीज को ऐसे स्टूडेंट लेने हैं जो ग्लोबली कॉम्पिटेंट हो, यहाँ हम बात इंडिया के में कॉम्पिटेंट बनने की नहीं कर रहे हैं, या एक पर्टिकुलर कंट्री में कॉम्पिटेंट बनने की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं ग्लोबली कॉम्पिटेंट आप तभी हैं व्हेन यू कैन डू व्हाट यू थिंक। ये नहीं होना चाहिए कि आपने बचपन में सोचा कि आप समाज में कुछ बदलाव लाएंगे, कुछ करेंगे। आपके एक्शन से दिखना चाहिए कि आपने कोई फाइनेंशियल लिटरेसी का प्रोग्राम आपने किया, आपने कोई क्लब फॉर्म किया, आपने कुछ चेंज लाया अपने सोसाइटी में, एंड इट हैज टू बी मेजरेबल। ये नहीं कि आपने सिर्फ बोल दिया कि मैंने यहाँ काम किया, बट यू डोंट हैव एनी प्रूफ टू शो। बिकॉज सी अब क्या है, इंफॉर्मेशन फ्लडिंग है सब जगह। सो हर यूनिवर्सिटी, हर कंपनी एक प्रूफ देखती है कि आपने काम किया है तो कुछ ऐसा रिजल्ट होना चाहिए। मान लीजिए आपने पेंटिंग्स बनाई, सो उन पेंटिंग्स में कोई सोशल कॉज था कि नहीं, आपने उन पेंटिंग्स को अगर एग्जीबिशन लगाई, आपने सेल करके उसको नीडी लोगों की तरफ पैसा वो पहुंचाया है कि नहीं, आपकी ये एक लीडरशिप क्वालिटी है कि नहीं, दैट इज द थिंग दे विच दे आर लुकिंग फॉर। और ये जो क्वालिटी है ये एक दिन में नहीं आ सकती, उसके लिए हमारे को
कंसिस्टेंटली काम करना पड़ेगा, एक मेंटर को हमारे को इन्वॉल्व करना पड़ेगा जो हमारे को पुश एंड पुल कर सके कि ये आपका लक्ष्य है, आपको इसकी तरफ जाना है। अब होता क्या है कि स्टूडेंट्स जब अपने आप करने जाते हैं तो उनको क्या लगता है कि वो मेरे कनेक्शंस इतने नहीं हैं, या फिर मेरे पास एनर्जी इतनी नहीं है, या मेरे पास टाइम इतना नहीं है, या मैं वर्क डेलीगेट नहीं कर सकता हूँ, या मैं किसी को आई एम नॉट आंसरेबल टू समवन। किसी न किसी को आपको आंसरेबल होना पड़ेगा, तभी आप देखोगे कि आपकी प्रोग्रेस जो है बहुत स्ट्रीमलाइन मैनर में और बहुत प्रोग्रेसिव वे में आगे बढ़ रहे हैं आप लोग उस एप्लीकेशन प्रोसेस में। बिल्कुल। और वैसे भी हमारा जो इंडियन सिनेरियो है, इंडियन फैमिली सिस्टम का, यहाँ पे वैल्यू सिस्टम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, और कैसे उस वैल्यू सिस्टम को एक बच्चा आगे लेकर जाता है बड़े परिप्रेक्ष्य में, एक सामाजिक तौर पर उसको कैसे इंप्लीमेंट करता है, इट बिकम्स इम्पोर्टेंट वेदर द स्टूडेंट स्टडी इन इंडिया और अब्रॉड। वो अपनी जिंदगी में डिफरेंस लाता है और डिफरेंस लाता है उन लोगों की जिंदगी में जो उसके आसपास रह रहे हैं। सो इट इज इम्पोर्टेंट टू थिंक डिफरेंट, एक्ट डिफरेंट एंड प्रेजेंट इट डिफरेंटली। नाउ सर, अनदर क्वेश्चन इज, जैसे कि आपने बताया कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में आपकी परफॉर्मेंस कैसी है, जब आपने यूनिवर्सिटी में एनरोल कर लिया, आपका कोर्स शुरू हो गया, उस बेसिस पे भी दिया जाता है अगर मैं गलत नहीं हूं तो जैसे उस पर क्या क्राइटेरिया होता है उस स्कॉलरशिप को अवेल करने का, या यूनिवर्सिटी कॉलेज जहां भी स्टूडेंट पढ़ रहा है उसकी परफॉर्मेंसेस को देखकर उस वक्त क्या स्कॉलरशिप को निर्धारित किया जाता है कि अब स्टूडेंट को ये स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए, अगर हम परफॉर्मेंसेस के बेसिस पर देखें तो? परफॉर्मेंस के बेसिस पे ये रहता है कि जो आपने कोर्सेज लिए हुए हैं उसके अंदर उनका एक क्राइटेरिया फिक्स होता है। कुछ यूनिवर्सिटीज कहती हैं आपके क्रेडिट बेस्ड सिस्टम होते हैं बाहर, यहाँ पर इंडिया में भी आ गए बट सब यूनिवर्सिटीज में नहीं आए। क्रेडिट बेस्ड सिस्टम में क्या होता है, 6 मंथ्स का एक क्रेडिट होता है, जो टोटल क्रेडिट काउंट होते हैं कि इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। मान लीजिए मैंने मशीन लर्निंग लिया, तो मशीन लर्निंग का उस कोर्स के अंदर, यानी कि वो 4 साल का कोर्स है, उसके अंदर 8 डिफरेंट क्रेडिट कोर्सेज हैं, 8 सेमेस्टर्स हैं, उनके अंदर हर कोर्स की एक क्रेडिट वैल्यू है। मान लीजिए मैंने कहा कि मशीन लर्निंग की मेरे पास 15 क्रेडिट वैल्यू है, सो 15 क्रेडिट वैल्यू मीन्स 15 आवर्स की क्लास मैंने वो अटेंड की है, उसके बेसिस पे मैंने परफॉर्मेंस की है। डिफरेंस यहाँ क्यों आ जाता है सोचने का, कि वहाँ पर जो इवेल्युएशन क्राइटेरिया है वो यहाँ इंडिया के इवेल्युएशन क्राइटेरिया से डिफरेंट है। वहाँ पर एप्लीकेशन ओरिएंटेड है कि मान लीजिए मैंने क्लाउड कंप्यूटिंग पढ़ी मैंने, सो क्लाउड कंप्यूटिंग पढ़ने के बाद मैंने ऐसा कौन सा प्रोजेक्ट डेवलप किया, कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट बनाया विच वाज लाइक प्रोडक्टिव इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस, प्रोडक्टिव इन टर्म्स ऑफ यूजफुलनेस टू माई सराउंडिंग्स और टू द पीपल अराउंड मी। एंड थर्ड वन इज कि मैंने उसको कितना अच्छी तरह से रिव्यू किया, मैंने कितने लोगों के फीडबैक लिए उसके अंदर। सिमिलरली अगर नॉन टेक्निकल हम बात करें, सो मान लीजिए हमने फिलोसफी में कुछ किया या फिर इंग्लिश लिटरेचर में कुछ किया, तो वहाँ हमारा जो इवैल्यूएशन होगा मेरे पर्सनल एसेज के बेसिस पे होगा। जैसे जो प्रोसेस हमारा एप्लीकेशन में है, इट इज़ अ काइंड ऑफ मिरर ऑफ द प्रोसेस विच आई हैव टू डू अहेड इन टर्म्स ऑफ स्टडिंग इन द इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी। सो ये एप्लीकेशन प्रोसेस जैसे हम कॉलेज एसेज करते हैं, पर्सनल एसेज करते हैं, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन करते हैं, सो इन्हीं का एक तरह का एक बिगर पिक्चर है वहाँ की स्टडीज़, जहाँ पर हम मेंटर से कनेक्ट करते हैं, रिसर्च पेपर्स में लिखते हैं, रिसर्च बेस्ड अपनी स्टडी को करते हैं। सो वहाँ का क्राइटेरिया ये है कि जो भी हम करें उसके अंदर हमने क्या कंट्रीब्यूट किया है। सो कंट्रीब्यूट आप करते हैं, कब करते हैं, जब आप पुराना जो भी काम किया गया उस पर आप रिसर्च कर रहे हैं, या तो आप रिव्यू लिटरेचर कर रहे हैं या तो कोई प्राइमरी स्टडी कर रहे हैं। तो उससे ये पता चल रहा है कि यू आर नॉट जस्ट डूइंग द लाइन्स, आप उस पर रिसर्च कर रहे हैं, आप उस पर वर्कआउट कर रहे हैं, यू आर गेनिंग समथिंग। एंड तो इसी तरह से आपके क्रेडिट आपको एलोकेट किए जाते हैं, अलॉट किए जाते हैं। आई विल से इट इज सिंपल, बट प्रॉब्लम इज सिंपल इज नॉट ऑलवेज ईजी। सो सिंपल जो होगा उसमें क्या है, कंसिस्टेंसी चाहिए है, क्योंकि आपको वो हटके नहीं लगेगा, आपको वो एक रेगुलर कंसिस्टेंट एफर्ट लगेगा। और यही मेहनत है जिसको हम कहेंगे कि यू हैव टू डू स्टार्ट डूइंग इंटेलिजेंट हार्ड वर्क फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स, क्योंकि अगर आप इसमें डिले करेंगे तो आपकी जो हैबिट फॉर्मेशन है सिर्फ हार्ड वर्क करने की और प्रोकास्टिनेशन करने की, मतलब कि बाद में करूंगा, मैं कल करूंगा, आज करूंगा, परसों करूंगा, वो अगर हैबिट से अगर आपने छुटकारा पा लिया, तो आप देखेंगे कि ये पूरा सिस्टम 9, 10, 11, 12 वाला, इसके अलावा भी जो आप जो वहाँ बाहर की यूनिवर्सिटीज में जो पढ़ेंगे उसमें भी अगर आपकी यही जो कंसिस्टेंसी वाली हैबिट है और गोल डायरेक्टेड बिहेवियर वाली हैबिट है, वो आपको हमेशा काम आएगी और आपको दिखेगा कि
ये स्कॉलरशिप अवेल करना और कंटिन्यूसली उनको रिन्यू करवाते जाना एक डिफिकल्ट टास्क नहीं है। इसका सिर्फ ये की फोकस है कि आपका लक्ष्य वहां जाके मेन ये है, लाइफ को एंजॉय भी करना है लेकिन पढ़ना वो है, तो प्रायोरिटाइज अगर आप कर रहे हैं कि देखिए मुझे वहां पढ़ना है, साथ में मुझे जो टाइम मिले आई विल हैव टू एंजॉय, बिकॉज आफ्टर ऑल वी आर ऑल ह्यूमन बींग्स, सो वी कैन नॉट बी रोबोट्स एंड दे आर नॉट लुकिंग फॉर रोबोट्स। उनको अवेकन्ड इंडिविजुअल्स चाहिए, उनको रियल ह्यूमन बींग्स चाहिए who have values, who have values and who have this tendency to give back to the society. क्योंकि सिर्फ जो लिखा है उसी को पढ़ के आगे पढ़ जाना तो शायद जिंदगी का मकसद ना हो, जिंदगी कुछ ऐसी हो कि जो सोसाइटी के लिए काम आ सके। एंड जैसा कि आपकी टॉक से मुझे खुद महसूस हुआ कि प्रोफाइल बिल्डिंग स्टूडेंट अपनी खुद कर रहा है, लेकिन पर्सनालिटी बिल्डिंग यूनिवर्सिटीज कर रही हैं आपको स्कॉलरशिप देकर, आपकी कंसिस्टेंसी मेंटेन कर कर। सर अब एक क्वेश्चन और है, वो स्टूडेंट्स जिन्होंने ग्रेजुएट कोर्सेज में अप्लाई किया है और उनको स्कॉलरशिप भी उन्होंने अवेल की है, अब वो पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए जाना चाहते हैं, उनको एडमिशन मिलता भी है, तो क्या स्कॉलरशिप्स मिलने की भी कंसिस्टेंसी बरकरार रहती है? जी बिल्कुल। पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज में क्या होता है, जैसे हमने बात की स्टैनफोर्ड धीरूभाई अंबानी MBA कोर्सेज के लिए आपको वहाँ पर कंप्लीट स्कॉलरशिप मिलेगी। जैसे हमने बताया कि 2.14 करोड़ या 2.5 करोड़ की आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है फॉर दीज ऑल दीज सेमेस्टर्स, इसमें कवर्ड है। उसमें जो क्राइटेरिया वो रहता है, फिर रहता है कि अगेन इट इज़ कॉम्पिटिटिव। मैं ये नहीं कहूँगा कि कॉम्पिटिटिव नहीं है, वो कॉम्पिटिटिव है। और उसके अंदर जैसे इस स्कॉलरशिप धीरूभाई अंबानी वाले में भी 50 स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं, उसमें से सिर्फ 5 ही आगे ले जा पाते हैं। और उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट्स की स्कॉलरशिप भी है, मास्टर्स के लिए स्कॉलरशिप देती है इंडियन गवर्नमेंट, PhD के लिए स्कॉलरशिप मिलती है, एंड दैट इज अगेन क्राइटेरिया वाइज ऑल्सो, नीड बेस वाइज ऑल्सो, मेरिट बेस वाइज, मेरिट वाइज भी आपको स्कॉलरशिप मिलती है। सो अपॉर्चुनिटीज वहाँ भी हैं, वहाँ भी कंसिस्टेंसी बनाए रखना इजी है मैं कहूँगा एज कम्पेयर टू योर ग्रेजुएट लेवल कोर्सेज, क्योंकि वहाँ पर कोर्सेज आर लिमिटेड वन, लाइक 1 ईयर का आपका कोर्स हो गया, LLM का कोर्स हो गया। बहुत सारे हमारे इंडियन स्टूडेंट जो हैं वो बाहर से, आउट ऑफ इंडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, तो वह तब थोड़ा इजी इसलिए हो जाता है क्योंकि ऑलरेडी ग्रेजुएशन में स्टूडेंट ने कोर्स पढ़ लिए होते हैं, दे आर अवेयर विद द कंट्री, दे आर अवेयर विद द यूनिवर्सिटी, दे आर अवेयर विद द आउटसाइड वर्ल्ड, एंड दे आर मोर प्रोफेशनली इंक्लाइंड ऑल्सो। सो अब क्या हो जाता है, men are separated from the boys and women are separated from the girls, so now they know what is their career। अब उनको पता होता है कि उस करियर में जाना है और क्या उनको चूज करना है, और साथ ही साथ मैच्योरिटी भी आ चुकी होती है। सो मैं कहता हूँ उसके बाद एक बार हमने इस सिस्टम को अपने आप को सिस्टम से लिए ढाल दिया, सो वो चीज़ हमारे लिए ईजी हो जाती है। सो हमारी वो कंफर्ट जोन एक लेवल आगे आ जाता है। सो नाउ आवर न्यू कंफर्ट जोन, जैसे कि कोविड के बाद हमने बोलना शुरू किया, इज लाइक न्यू जोन्स, अगेन दिस इज द न्यू नॉर्मल। सो उसके बाद हमारा न्यू नॉर्मल जो है वो और भी ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाता है। बिल्कुल, और अंतिम लक्ष्य सिर्फ डिग्री हासिल करना नहीं है, अभी तो अपने आप को निखारना है, जो समय समय हर प्रत्येक व्यक्ति सोचता है कुछ बदलाव किए जाएं। और जब हम बाहर की यूनिवर्सिटीज में पढ़ने जा रहे हैं, जैसे आपने कहा पिछले सेशंस में भी कहा कि क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन हो रहा है, खुद को निखार रहे हैं, खुद को समझ रहे हैं और एक नए समाज में एंटर करने के लिए अपने लिए एक रास्ता बना रहे हैं। सो वी वुड लाइक टू थैंक यू वंस अगेन फॉर गिविंग दिस विवेशियस सेशन। नॉट ओनली वन कैन अवेल फॉर द scholarship in different universities, but one can build himself or herself by opting different universities in different countries. And yes, the gates of the country called India is open for you. You can come anytime and give your services to the nation. So we would like to thank you once again, sir. Dear friends, if you have any question pertaining to today's lecture, do write to us at cecgurukul.live@gmail.com. We will love to give answers to your questions via mail or through our sessions when next time Dr. Rishi Mishra visits our studio. And yes, we are going to upload this lecture on YouTube for you. Keep watching us, keep writing us. Thank you so much.